किस पे जिम्मेदारी डालें? नहीं रहू, इसमें बुनियादी बात तो यह है कि वेस्ट को तो ब्लेम करना बुनियादी तौर पे एक शिकस्त खुरदार मस्क शुदा जहनीत का काम है। मैं कमजोर हूं, आप ताकतवर हैं, तो मुझे अपनी कमजोरी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, सो दैट यू कैन नॉट अब्यूज माय वीकनेस। एक बात। दूसरी बात यह है कि वेस्ट, खासतौर पे अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, ये तो वैसे जुमा 8 दिन की बात, आपकी तो सारी तारीख ही इस तरह, आपकी सारी तारीख एक दूसरे की गर्दनें काटने पर मुश्तमिल है। यहां मैं एक बात की वजाहत में अक्सर करता हूं कि भाई जब तारीख को देखो तो बगैर तस्सुब के देखो। आप लोग अगर तारीख को मस्क करेंगे, तारीख का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मस्क कर देगी। बगैर तस्सुब से देखने का नतीजा ये है कि आप दुरुस्त नताइज पे पहुंचेंगे और फिर शायद आप उसको रेक्टिफाई करने का भी सोच सकें। अगर आप अपनी कजी, अपनी कमजोरी, अपनी गलती, अपने जराइम, अपने गुनाह, अपनी हरकतें, अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं मानने को तैयार, उसके इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। आपकी टोटल हिस्ट्री, ये वेस्ट को गाली देना, वेस्ट को बुरा कहना, वो छोड़ें, वो तो हमारे राइवल्स हैं। मेरे और आपके दरमियान एक मुकाबला चल रहा है जो सदियों पर मुश्तमिल है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग यू वांट। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं, आप कर लें। अब फिर झूठ है ये बर्रे सगीर की तारीख उठा के देख लें, लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहां के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर ने किसको मारा? यलदरम को। फिर तो बनु उमैया, बनु अब्बास, ये आपके हाथ से स्पेन गया। और फिर ये अप्रोच भी गलत है, स्पेन चला गया। स्पेन अब्बा आपकी बरी में लेके आए थे, आप ताकतवर थे उस वक्त, आप एक्सपैंड कर रहे थे। आज वो ताकतवर हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। जब आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर, जब आप में सकत थी, दम था, जान थी, तो आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर इंपोज कर रहे थे, आज वो कर रहे हैं। रोना किस बात का? उसको गाली मत दें, अपने गिरेबान में झांकें। हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो समझ आए। आपकी टोटल तारीख, यलदरम पूरे यूरोप को उसने आगे लगाया हुआ था। अमीर तैमूर साहब यहां से रवाना होते हैं, जाके उसका सत्यानाश कर देते हैं। मुगलों का दौर देख लें, कहते हैं जी अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया। किधर डिवाइड एंड रूल किया? अंग्रेज तो आया कोई जहांगीर के जमाने में गालिबन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर थॉमस रो वगैरह। उससे पहले जो आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, उस वक्त आया जिस वक्त बाबर आया, और अंग्रेज जहांगीर के दौर में तकरीबन उस वक्त। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, शेरशाह उनके साथ लड़ गया। ये टोटल पावर प्ले है, सदियों से चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के बुश ने भेजा था। उबैदा बिन जराह के साथ क्या हुआ था? आपके जितने जनरल्स हैं जिसको आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके अंजाम क्या हुए थे? इन लोगों के साथ क्या किया आपने? करने वाले कौन थे? अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट। तो मुझे एक और बात बताएं आप लोग, ये यंगस्टर्स बैठे हैं, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है, जहां फर्द और रियासत का मुफाद इस तरह हो जाता है ना, वहां गद्दार पैदा नहीं होते। सर थॉमस रो ने जहांगीर में से उसके बेटे का उसने इलाज किया, वो ठीक हो गया। उसने इनाम के तौर पे कहा कि इसके बराबर, इसके वजन के बराबर, वो मोटा आदमी था, सोना तोल के इसको दो। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरी कौम को अपने मुल्क के साथ ट्रेड करने की इजाजत दे दें। आपके पास ये वफा 2007 में नहीं है। आपके लीडर स्विस बैंकों के केस भुगत रहे हैं। कोई करप्शन किंग कहलाता है, कोई करप्शन क्वीन कहलाती है। आपके साथ, आपके पास अपनी बदनसीबी पे गौर करें, ये कमिटमेंट 2007 में नहीं है। जो गोरे के पास, चूंकि मैग्ना कार्टा के बाद उन्हें ये एहसास उनके अंदर जन्म लेने लगा था कि मेरा और मेरे मुल्क का, मेरी स्टेट का मुफाद, तो ये इस तरह की बात है।
اچھا میں ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ اور پوچھوں، چونکہ بنیادی طور پہ جس طرف ہمیں چلنا ہے، ہم آج کی بات کریں، ماضی کے سبق جو ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، اس وقت 3 مکتب فکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی ایک چیز کے اوپر ہم اتفاق کر لیں، کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آتی ہے کہ باہر کو ہم کیونکہ دیکھیں نا پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ساری دنیا میں اس وقت ملون و متون جو ہے وہ مسلمان ہے، حرکتوں کی وجہ سے نہیں لیکن کوئی فیوچر میں کوئی صورت نظر آتی ہے کہ شاید ہم تعلیم حاصل کریں، ہم انسان کی رؤوف صاحب جہاں آج انسان کھڑا ہے اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ سے مراد میری، ہم سب کی 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنی نوع انسان کو، یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے، یہ گاڑی کی ونڈ سکرین صاف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے۔ 56-57 اتنے لگ بھگ مسلمان ملک ہیں، ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہے، ڈوب مرو۔ میں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا، اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں، یہ ملک ہے سب کا ہے، جناح صاحب کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ، فلاں اپنی جگہ، اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں، ڈاکٹر عبدالسلام اس کو ٹھڈے مار کے اس ملک سے باہر نکال دی۔ صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا۔ اوقات یہ ہے کہ ایک ایوریج لیول کا، ایک عام سطح کا دانشور بات کرتا ہے کلیش آف سیولائزیشن، یہ اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور پوری دنیا میں ڈیبیٹ پہ شروع ہو جاتی ہے۔ کلیش آف سیولائزیشن تو ہے ہی نہیں، یہ کلیش آف فیتھس ہے۔ سیولائزیشن تو ان کے پاس ہے، آپ کے پاس کون سی سیولائزیشن ہے؟ بکرے میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھانے والے، اپنے بچوں کو ناپاک گندا غلیظ دودھ دینے والے، لائف سیونگ ڈرگز میں ملاوٹ کرنے والے، جعلی دوائیاں بنانے والے، لا قانون، کسی ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، نہ عوام کی کوئی عزت ہے نہ عزت نفس ہے۔ آپ روٹی نہیں دے سکتے، عزت تو دیں، آپ وہ بھی نہیں دے سکے۔ کون سی ایسی چیز؟ مجھے اتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں، اتنے ماشاءاللہ اس ملک کی کریم بیٹھی ہے، مجھے ایک بات، میں دعویٰ کر رہا ہوں اتنا بڑا، ایک بات بتائیں جس پہ آپ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارے پاس ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں۔